हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पेपर है, आप लोग देख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट सेट है। इससे पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट वाला सेट सॉल्व किया था, ठीक है? देखो, ये 8 से 1 डीवी कोड है। ये 2023 का आप लोग का हिंदी का पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2024 के लिए ये बोल लो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है? आप मॉडल पेपर बोल लो इसको या जो भी बोल लो, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है। तो देखो, ये 8 से 1 डीवी है। इससे पहले हमने डीए वाला सॉल्व किया, तो ये सेट नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग सेट मतलब 7 सेटों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखो, इसमें कुछ प्रश्न हट गए हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो चलो साथ में मैं बताता भी रहूंगा, और कुछ नए प्रश्न ऐड हुए हैं तो वो भी बता दूंगा इस वीडियो में भी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 20 मार्क के शुरू के ओएमआर बेस्ड वाले, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं खंड अ के अंतर्गत। देखो, पहला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? सिंपल, सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है भाई? यहाँ पे दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। सही ऑप्शन आपका प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है थर्ड नंबर कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं हमें बताना है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों का राजहंस, स्कंद गुप्त। तो देखो, ये इनके नाटक हैं, लेकिन ये लहरों का राजहंस नाटक इनका नहीं है, बल्कि ये मोहन राकेश जी का है। तो यहाँ नहीं है, वही हमें छांटना है। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो लहरों का राजहंस। आप ना ओएमआर शीट में ये सी वाले पे मतलब भरोगे। क्लियर? चलो भाई, इधर आ जाते हैं। 3 हमने क्वेश्चन कर लिया। इस बगल आ जाता हूँ, इसको थोड़ा 1 मिनट फोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला देखो, ये प्रश्न संख्या 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। ओके, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ठीक है, साथ में मतलब शॉर्ट में अज्ञे लिखा जाता है। तो देखो, शेखर एक जीवनी के लेखक जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, चौथे के बाद 5वां कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी है भाई? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ये। ठीक है, चलो उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि भूषण किस युग के कवि है भाई? भूषण काफी फेमस कवि है, आपके रीतिकालीन कवि हैं। बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूषण आपने सुना होगा, मतीराम सुना होगा, पद्माकर, ये सब काफी फेमस रीतिकालीन कवि हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 6 के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है भाई? प्रश्न संख्या 7 है ये हम लोग का। तो इसका सही ऑप्शन आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, मतीराम की। क्लियर? चलो, और मतीराम देखो यहाँ पद्माकर, भूषण, ये सब क्या है? ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक, चलो उसके बाद 8वां प्रश्न है कि यशोधरा रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की काफी फेमस रचना है, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, चलो ये 8वां प्रश्न हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर नरेंद्र शर्मा की। तो देखो, आंगन के पार द्वार जो रचना है, ठीक है, यह आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। ठीक है, चलो उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। ओके, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे महादेवी वर्मा की। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। बाकी ये आपके गलत हो जाएंगे। तो ये हमने 10 प्रश्न कर लिया। ये जो 10 प्रश्न थे आपके हिंदी के गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों से संबंधित थे, उनकी रचनाओं और विधाओं से। अब आगे के जो प्रश्न होंगे आपके एक तरह से व्याकरण से समझ जाओ, उससे संबंधित होंगे। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है संदर्भ व्याख्या वाला, वो भी सब सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको भी करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि करुणरस का स्थायी भाव है। करुणरस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो देखो, करुणरस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, और एक हास्य रस होता है तो उसका हास होता है। ठीक है, आप याद रखना। यहाँ पे देखो 12 नंबर प्रश्न है कि चरण कमल वंदऊ हरि राय उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। कितनी बार आपको बता चुका हूँ भाई, मतलब 10 बार मैं आपको बता चुका हूँ कि चरण कमल वंदऊ हरि राय में कौन सा अलंकार है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है ऑप्शन में, देख सकते हो ऑप्शन में दिया है आपका कि उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर यमक है। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 13 है
कि यह सममात्रिक, ओके ये छंद से संबंधित प्रश्न है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यहीं से पहचान जाओगे 4 चरण होते हैं भाई। आपके देखो एग्जाम में 2 ही छंद आएगा, कि तो रोला की तो सोठा, ये दोहा बरवे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में भी देने का कोई मतलब नहीं है। तो रोला सोठा में से अब किस कौन सा होगा, तो देखो इसमें 4 चरण होते हैं, यहाँ पे लिखा है 4 चरण किस में होते हैं भाई, तो 4 चरण सोठा में होते हैं, रोला में आपके 8 चरण होते हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, यहीं से आप पकड़ सकते हो। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में हमें उपसर्ग बताने हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो देखो यहाँ पे परि प्लस आवरण, इसको अलग अलग करोगे तो वो हो जाएगा परि प्लस आवरण। आवरण शब्द में परि उपसर्ग मतलब लगकर पर्यावरण हो गया है, ठीक है। तो यहाँ परि आपका ये हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद देखो यहाँ प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय तो अंत में ये ता मतलब जो अंत में लगता है, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट गया है। उपसर्ग प्रत्यय 2 टॉपिक थे, तो उसमें से आपका उपसर्ग है, प्रत्यय हट गया है, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 16 है, ठीक है, कि सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास है। अब देखो सुख दुख हो गया या फिर ये माता पिता हो गया, बीच में यह हाइफन जो आ जाता है, ठीक है, इसका समास विग्रह करने पर बीच में और अथवा या आता है, ठीक है, और या अथवा या आएगा। जैसे माता पिता, तो इसको आप कह सकते हो कि माता और पिता, या अथवा ऐसा भी कह सकते हो कि माता या पिता, तो बीच में और अथवा या आ रहा है ना समास विग्रह करने पे। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 में, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर। और एक द्विगु समास होता है जो संख्याबोधक होता है, काफी इसमें कंफ्यूजन होती है, तो आप याद रखना द्विगु समास जो होता है संख्याबोधक होता है। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा, लेकिन ये सुख दुख माता पिता इनमें सब आपका द्वंद्व समास होगा। क्लियर। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। ओके अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग 16 के बाद 17 नंबर, ठीक है। यह क्या है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ओके अग्नि यानी अग्नि मीन्स वही आग, ठीक है, आग का पर्यायवाची नहीं है, हमें छांटना है। तो देखो अनल, अनल तो है, अनिल, देखो अनिल नहीं है, अनिल किसका है, अनिल हवा का होता है पर्यायवाची, हवा, अनिल, समीर, ठीक है। तो ये आपका नहीं है। पावक है, ज्वाला है, तो हमें जो नहीं है वो छांटना था, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद देखो यहाँ प्रश्न संख्या 18 आप लोग देख सकते हो। प्रश्न संख्या 18 पे मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है, ये प्रश्न हट गया है संधि विच्छेद आपके मतलब सिलेबस से। ये मधु का हमें मतलब विभक्ति बताना है, ठीक है। ओके चलो माफ करना यार, चलो हम मैं क्या बता रहा था, हाँ ये मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप यहाँ हमें पूछा गया है, तो ये आपका सिलेबस से हट गया है, ठीक है। ये मधु का ये जो शब्द रूप था ना, जैसे मधु का हो गया, लता का हो गया, बालक का जो भी शब्द रूप था वो हट गया है, ठीक है। और देखो यहाँ धातु रूप है, ये भी हट गया है। देखो आपका केवल यहाँ पे जो शब्द रूप में केवल बचा है ना, वो सर्वनाम शब्द रूप बचा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपका जो भी हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ बताता हूँ, सर्वनाम शब्द में जैसे तद और युष्मद, ये 2 चीज़ है। तद मीन्स वह होता है, युष्मद मीन्स तुम। इन दोनों का ही आपका ये मतलब यहाँ शब्द रूप में मतलब एक तरह से प्रश्न पूछेगा एक, ठीक है। वो यहाँ प्रत्यय की जगह पूछ लेगा, और ये 3 जो ये हटे हैं टॉपिक, इनके जगह 3 नया टॉपिक जुड़ा गया है। कौन सा, वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन वाला, और एक विकारी और अविकारी शब्द, ये 3 नए टॉपिक जुड़े हैं। क्लियर। तो 4 प्रश्न हटे हैं ना, एक ये प्रत्यय वाला, और ये 3 ये 3 नए ये टॉपिक, और एक ये आपका सर्वनाम शब्द रूप पूछ लेगा। इन चारों की जगह पे समझ में आ गया आपको। चलो तो ये आपका ओल्ड पैटर्न थोड़ा एक तरह से मतलब है, तो इसको मैंने काट दिया। कितने लोग तो इसी को आपको बता देते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है, उनको पता ही नहीं है कि ये हटा है, ठीक है। चलो और वायरल पेपर बताते हैं कि हाँ वायरल पेपर है भाई, ये कर लो। अरे भाई तुमको अभी मतलब जो पेपर है वही पता नहीं है, तब तक वायरल पेपर बता रहे हो। चलो क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को करते हैं आगे। अब हम लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, यानी आपके जो खंड ब के अंतर्गत हो गए, जिनको आपको वर्णनात्मक प्रश्न बोला गया है। चलो इनको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो पहला इसमें प्रश्न रहेगा आपका गद्यांश संबंधित। यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, इसका 3 प्रश्न पूछा रहेगा, तीनों का उत्तर देना होगा, या अथवा कर यहाँ भी एक पूछा रहेगा, और फिर इन तीनों का उत्तर देना होगा। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, इस गद्यांश को सॉल्व करते हैं। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कौन सा आपके एग्जाम में आएगा कोई भरोसा नहीं। तो देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। देखो यहाँ ममता ने रुक रुक कर कहा, यहीं से पहचान सकते हो कि आपका जो ममता चैप्टर है, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने,
उससे ये मतलब ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पढ़ते आओगे, यहाँ पे है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, मतलब ये रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक किया गया है। और इसमें देखो प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहला आपका संदर्भ पूछा जाता है, सेकंड आपका कि तो कभी कभी रेखांकित अंश कर देता है, कभी कभी पूरे का पूछ देता है। ठीक है, तो सेकंड आपका व्याख्या पूछा जाता है, और थर्ड एक प्रश्न ऐसे ही नॉर्मल पूछा जाता है, इसको पढ़ोगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक, और इनका तीनों का करने का 6 मार्क आपको मिलता है। तो सिंपल आपको पता चल गया कि ये ममता पाठ है, और जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, तो इसका संदर्भ लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। सिंपल। अब देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, अब ये रेखांकित अंश है, तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप व्याख्या इसका देख लेना, आप करते रहना अच्छे से। बाकी देखो इसके लिए ना हम लोगों ने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं अपना लक्ष्य बैच दिखा देता हूँ, वहाँ पे पूरा पूरा अच्छे से डिटेल में इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है। ये हमारी ऐप है, देखो यूपीएमएसपी स्टडी, इस पे इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। 1 मिनट यार, यहाँ थोड़ा वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, चलो देखो ये हमारी ऐप है, इसको आप ओपन करोगे, प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर लोगे इसको। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस पूरा का पूरा दिखेगा। देखो ये स्पेलिंग है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करोगे तो आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। ये इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक, यहाँ पे आने के बाद देखो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। यहाँ पे आओगे ना फ्री स्टडी मटेरियल में, यहाँ जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, हिंदी में जाओगे, हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में जाओगे तो किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे ये 2023 का देखो 7 सेटों का पेपर है था ना, तो 7 सेटों का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पूरा का पूरा। ये केवल पेपर है, इसका सोल्यूशन अच्छे से आप मतलब पाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आप बैच ज्वाइन कर लेना। ये आवर कोर्स में आकर ये यूपी बोर्ड स्पेशल, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका लक्ष्य बैच आ जाएगा। ठीक है, जिसकी प्राइस 199 रुपये दिखाई दे रहा है, तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखो ये बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पेमेंट कर देना। कितना? 199 रुपये फीस है। ठीक है, 199 रुपये करने के बाद यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको अच्छे से डिटेल में सारे सब्जेक्ट का, जैसे 2023 के जितने भी पेपर थे ना, हिंदी के 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, इसी तरह साइंस के 7 सेटों का, हर एक सब्जेक्ट के 7 सेटों का अच्छे से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आपको वीडियो भी मिलेगा, वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, पीडीएफ केवल पेपर का नहीं, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन रहेगा तो देखो आपका कल एग्जाम है तो आज सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए पीडीएफ में भी आपका सॉल्यूशन रहेगा, और साइड में टेस्ट भी रहेगा हर एक पेपर का, तो कम से कम आपका मतलब 40 से 50 टेस्ट भी हो जाएगा आपका। इन सब चीज़ों को कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आसानी से 90%, 80 से 90% आ सकते हैं। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे ये QR कोड भी दिया गया है। इस QR कोड पे किसी कैफ़े, किसी दुकान से पेमेंट कराकर और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दोगे ना तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही अपना मतलब पेमेंट की स्क्रीनशॉट के साथ साथ अपना नाम भेज देना। ठीक है, और इसका सैंपल देखना चाहते हो कि अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ आने के बाद ये देखो ये लिंक है, इसको इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें अंदर जाकर मैंने दिखाया हुआ है पूरा पूरा कि कैसा सब सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप अंदर नहीं जा पाओगे, आप सोच रहे होगे कि भैया हम एक बार अंदर जाकर देखें उसके बाद खरीदे, हमारा 199 रुपये बेकार ना हो जाए, तो आप यहाँ इस वीडियो पे मतलब इस लिंक पे क्लिक कर देख सकते हो, अंदर मैंने जाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, और बाकी और भी प्राइस कम चाहते हो, जैसे 199 रुपये है, और कम चाहते हो ना, तो अभी आप जानते हो आपकी 26 जनवरी आ रही है। जी हाँ मेरे दोस्त, 26 जनवरी की ये प्राइस और भी काफ़ी कम होने वाली है। ठीक है, 26 जनवरी की ऑफर लगाऊंगा, क्योंकि 26 जनवरी आप जानते हो बहुत बड़ा दिन है। ऐसे तो इस बैच को काफ़ी लड़कों ने 299, क्योंकि शुरू की प्राइस कितनी थी, 299 रुपये, बहुत सारे लड़कों ने 299 रुपये पेमेंट किया है। तो आप ये मत देखो कि मैं 199 रुपये दे रहा हूँ या कितना दे रहा हूँ, आप देखो कि आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं। आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे समझ जाओ कि 7 प्रीवियस ईयर के अलावा बोर्ड वाला मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेरे द्वारा बनाया गया मतलब हर एक सब्जेक्ट का कई सारा मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, आपको करना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। तो इस गद्यांश को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अथवा वाला ये गद्यांश है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो यह क्या है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी मस्त ये भी गद्यांश है। देखो यह क्या है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है,
बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। माफ़ करना, चलो यार एक्चुअली मैसेज आ रहा था, मोबाइल को मतलब डू नॉट डिस्टर्ब नहीं किया था। चलो, तो बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। देखो आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो कि ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। बाकी मैं इसका पकड़ लिया हूँ कि आपके किस चैप्टर से है। तो आप देखो एग्जाम में अब ये आपको भारी लग रहा है तो इसको आप छोड़ दो, इसको मत करो, इसको करो। अथवा कि यही मतलब होता है कि एक नहीं आ रहा है तो मान लो एक आपको आ रहा है तो एक कर लो, ठीक है। और दोनों आ रहा है तो दोनों में देखो कि आपको कौन सा आसान लग रहा है, कि जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो, जिसकी व्याख्या अच्छे से लिख सकते हो, तो उसको करना चाहिए, ठीक। बाकी ये वाला जो गद्यांश है ना, जो आपका अजंता वाला चैप्टर है ना, अजंता वाले चैप्टर से है, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने, ठीक है। तो चलो इसका आप संदर्भ लिखते रहना, और रेखांकी अंश की व्याख्या इतनी है तो बनाकर करते रहना। और यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको आप पढ़ोगे तो आंसर इसका दे ही दोगे। बाकी मैं आगे चलता हूँ। सेकंड प्रश्न आपका वही सेम यही रहेगा, पद्यांश रहेगा। यहाँ पे एक पद्यांश रहेगा, अथवा कर यहाँ पे एक पद्यांश रहेगा, और इनसे रिलेटेड तीन तीन ठे प्रश्न रहेगा, उनका उत्तर देना होगा। तो चलो पहला हम लोग इसमें पद्यांश कर लेते हैं। पहला पद्यांश आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि दिए दय मग में डग द्वय, झलक भरी भाल कनी, जल की पूट सुखी गए मधुरा धर वय। देखो ये ना उस समय का वर्णन है, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, ठीक है। आपका एक चैप्टर है वनपथ पर, ठीक है। देखो एक धनुष भंग है तुलसीदास जी का, और एक वनपथ पर, तो ये वनपथ पर से ली गई पंक्तियां हैं, ठीक है। जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास जाते हैं उस समय का वर्णन तुलसीदास करते हैं, ठीक है। और ये लिखते हैं कि ते निकसी रघुवीर वधु, ठीक है। तो चलो सिंपल, मैं चैप्टर का नाम बता दिया, तो इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख दोगे। और संदर्भ इसका लिखते समय आपको रचयिता शब्द यूज करना पड़ता है, लेखक नहीं। ऐसे कि प्रस्तुत पद्यांश, अब इसमें पद्यांश बोलोगे, गद्यांश नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर का है, तो वन पथ पर। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वन पथ पर, हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास है। ऐसे लिख दोगे, आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। और फिर श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे, तो इसको भाई जानते ही हो, आप पढ़े हो अच्छे से। तो भाई क्योंकि वो मतलब सीता और वो लक्ष्मण और राम वनवास जा रहे थे, तो सीता भाई मतलब राजघराने की थी, चलते चलते थक गई थी, बार बार राम से पूछ रही थी कि और मतलब कितनी दूर हमें जाना है। तो इस चीज़ को देखकर राम की आंखों में वही आंसू आने आगे बहने लगे, ठीक है। रेखांकित पर्णकुटी करिहौ कित है में कौन सा अलंकार है, ओके, इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। तो देखो इसमें आपका जो ये आपका है ना, पर्णकुटी करिहौ कित है, इसमें आपका अनुप्रास, देखो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक। तो चलो ये आपका हो गया, तीनों हो गया है। चलो बाकी हम लोग अगला ये अथवा वाला कर लेते हैं। अब देखो अथवा वाला में क्या है कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था लड़, वह मान रक्त का प्यासा था। ओके, चढ़कर चेतक पर, यहाँ पे देखो चेतक पर, यानी चेतक का नाम आ गया तो आप समझ गए कि ये महाराणा प्रताप से संबंधित पंक्तियां हैं। अब देखो ये आपके किस चैप्टर से ली गई हैं, तो ये आपका एक चैप्टर है हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी पद्य में लास्ट में चैप्टर है ये हल्दी घाटी, जिसको लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने, तो उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिखते रहना, और यहाँ पे ये जो प्रश्न इनका उत्तर देते रहना। मैं आगे चलता हूँ। बाकी देखो लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें एकदम अच्छे से PDF में आपको इसका सारा का सारा अच्छे से डिटेल्ड में आंसर लिखा हुआ है, तो आप जरूर ज्वाइन करना। हमारी ऐप जो है UPMSP स्टडी आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न आपका गद्यांश, जो हिंदी में पीछे संस्कृत वाला पाठ है, उसमें से आपका गद्यांश और पद्यांश से संबंधित संदर्भ और हिंदी अनुवाद से प्रश्न रहेगा यहाँ थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। तो थर्ड वाले में आपका गद्यांश रहेगा, ये गद्यांश दिया है, इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे आप देखो गद्यांश में आप देखो 3 चैप्टर, वाराणसी वाला, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला, और एक और चैप्टर इसमें है भारतीय संस्कृति ही नाम से। इन 3 चैप्टर का क्लियर कर लेना, निश्चित है यहाँ पे फंस जाएगा आपका। जैसे देखो ये वाराणसी वाला है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है। शायद पिछले वाले कोड में भी यही था, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब इसका संदर्भ लिख दो और इसका हिंदी अर्थ यानी वही हिंदी अनुवाद कर दो, आपका 5 मार्क मिल जाएगा। संदर्भ लिखते समय इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, आप सब लोग जानते हो, सिंपल तरीके से लिखा जाता है कि प्रस्तुत संस्कृत
खंड या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से ली गई हैं। बस काम खत्म, ये संदर्भ हो गया आपका। और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर इसका जो भी हिंदी अनुवाद है कर दो, उसका 3 मार्क मिल जाएगा। तो 2 संदर्भ का और 3 मार्क आपका हिंदी अनुवाद का 5 मार्क मिल जाएगा। अब ये मान लो आपको नहीं आ रहा है, मान लो कभी ये भारी आ गया, तो अथवा में कर कर एक इस बगल भी होता है तो उसको कर लो। देखो इस बगल है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत। ये देखो नागरिक जो था बहु समय तक सोचा, परम पहेलिकाम उत्तरम दातुम समर्थ न भवत, लेकिन पहेलिका का उत्तर देने में मतलब समर्थ नहीं हुआ। अब यहाँ से आपको पहली पंक्ति से ये मालूम चल गया आपके किस चैप्टर से है ये, तो प्रबुद्धो ग्रामीण वाला जो चैप्टर है उसी से है ये। तो सिंपल, अब इसका आप संदर्भ लिख देना और जो भी हिंदी अनुवाद है पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद कर देना, आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक करना है, वाराणसी वाला करो या फिर ये वाला करो, ठीक है। दोनों आ रहा है फिर भी एक ही करना है आपको, क्लियर। और मान लो ये तो अथवा है, मान लो एक ही आ रहा है आपको, तो भाई अथवा रहता है तो यही अच्छी चीज़ होती है कि मान लो एक ही आ रहा है तो एक को छोड़ दो, एक कर लो, ठीक। चलो भाई अगला देखते हैं। अब देखो अगला जो है ना, ये आपका चौथा प्रश्न, ये भी आपके संस्कृत के जो चैप्टर है उन्हीं के बीच बीच में श्लोक दिया हुआ है, ठीक है, जिनको आपका पद्यांश बोला गया है। तो इनसे आपका 2 रहेगा श्लोक, इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। अब देखो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मतलब यह क्या है कि मतलब एक तरह से इसका कहने का मतलब कि सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी मतलब दुखी का भागी न बने, एक तरह से इसका अर्थ है। तो हिंदी अर्थ हो गया, तो आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर और हिंदी अनुवाद कर लोगे, लेकिन उससे पहले संदर्भ लिखना होगा। तो देखो संदर्भ के लिए ये जानना पड़ेगा किस चैप्टर से है, तो आपका जीवन सूत्राणी एक चैप्टर है, ठीक है, उसी से है। तो इसका आप संदर्भ लिखते रहना, हिंदी अनुवाद कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। छोटा सा प्रश्न होगा। और देखो ये माता गुरुतरा भूमि खात पितोच तरस्तथा मनस शीघ्रतरम वतात चिंता बहुतरी तृणात। अब देखो यह जो है ना, ये श्लोक एक तरह से बोलो, या ये आपका पद्यांश जो है ना जीवन सूत्राणी एक चैप्टर है, ठीक है, उससे लिया गया है, ठीक है। नहीं, ये वाला हाँ, ये वाला जीवन सूत्राणी से लिया गया है, ये माफ़ करना, ये आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, भारतीय संस्कृति आपका चैप्टर है उससे लिया गया है और ये आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया है, क्लियर है। तो चलो इसको करते रहना, बाकी मैं आगे चलता हूँ। देखो उसके बाद अगला प्रश्न आपका 5 नंबर होगा खंड काव्य से रिलेटेड। तो खंड काव्य आप अपने जिले से संबंधित याद कर लेना, सभी जिलों का यहाँ खंड काव्य होता है, तो अपने जिले से संबंधित खंड काव्य याद कर लेना और उसका उत्तर दे देना। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न संख्या 6 के क और ख में लेखकों और कवियों का जीवन परिचय होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लेखकों में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, एक जयशंकर प्रसाद का और एक आप रामधारी सिंह दिनकर का, 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% फंस ही जाएगा, ठीक। उसके अलावा आप कवियों में आप गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसके अलावा सूरदास जी का और फिर महादेवी वर्मा का, इन 3 लोगों का याद कर लेना और एक किसी और का याद कर लेना, ठीक है। 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये भी फंस जाएगा। तो 5-5 10 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। एक यहाँ पे श्लोक रहेगा, 7वां प्रश्न, छोटा सा आप श्लोक 2 लाइन का लिख दो, उसका 2 मार्क मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 श्लोक था उसको नहीं लिखना है, कोई अलग सा श्लोक लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो आप देख लेना, श्लोक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे के यहाँ पे प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्नोत्तर संख्या जो 8 है ना, संस्कृत प्रश्नों का उत्तर है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखो 4 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे आपका मान लो इस प्रश्न का उत्तर दे दो और इस प्रश्न का उत्तर दे दो, कोई भी आप 2 दे दो, आपका मन 4 है लेकिन 2 का उत्तर देना है। पिछले साल था कि आपको 2 + 2 कर 4 मार्क मिलता था, लेकिन 1 + 1 यानी एक प्रश्न का 1 मार्क, तो 2 प्रश्न का 2 मार्क यहाँ पे आपको मिलेगा, क्लियर। यहाँ से 2 मार्क आपका कम कर दिया गया है। अब 2 मार्क कम किया गया है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्यों कम किया गया है अभी दिखाता हूँ। इसके जगह पे एक नया प्रश्न ऐड किया गया है। यहाँ पे देखो, ये 9 मार्क का जो प्रश्न था, इसको आपको कितना, इसका आपको 7 मार्क का किया गया और यहाँ से 2 मार्क निकालकर यहाँ एक नया प्रश्न 2 + 2 यानी 4 मार्क का यहाँ एक नया प्रश्न ऐड किया गया है, पत्र लेखन, ठीक है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो पत्र लेखन से भी संबंधित इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। बाकी यहाँ पे देखो, ये दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको क्या लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। कई सारे यहाँ पे टॉपिक दिया रहता है, एक टॉपिक को ले लो, आप निबंध लिख दो। और यहाँ पे देखो, बीरह केन पूजते, तो बीरह बीरह पूजते, पदेन बिना किम दूरम याति, तो भाई पदेन बिना पत्रम दूरम याति, चंद्रशेखर क आसित, तो चंद्रशेखर एक
प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। अस्माकं संस्कृति कीदृशा वर्तते, तो अस्माकं संस्कृति मतलब सदा गतिशीला वर्तते। चारों का मैंने आंसर बता दिया, किसी दो का ही आपको लिखना होता है। चलो, तो इस प्रकार हमने ये जो पेपर था, ये डीबी वाला पेपर सेट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डीए वाला पेपर सेट सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। इसमें हमने डीबी वाला सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीसी वाला सॉल्व करेंगे। इसी तरह कर हम सातों सेटों को सॉल्व कर लेंगे और इन्हीं में से देखना आपके एग्जाम में मतलब बहुत सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। बाकी इसका अच्छे से पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हो, हिंदी के अलावा इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का, और बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका भी सॉल्यूशन चाहते हो, वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ देखो, सबसे ज़्यादा पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ में भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा हम लोग का जो लक्ष्य बैच है उसमें। तो आप लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना। हमारी जो ऐप है UPMSP स्टडी, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ठीक है। चलो, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।